हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम ही था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। पिछले कई लेक्चर्स में आप देखते आए कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मैंने पढ़ाया, इनर्शिया पढ़ाया, मास और इनर्शिया में रिलेशन बताया, इनर्शिया के सम इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स बताया। आपने काफ़ी अध्ययन किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया के साथ। आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइन लिख देते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये याद रखेंगे आप। आज का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? अब देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सच पूछा जाए तो इस चैप्टर का हॉट है, हॉट। तो आज स्टार्ट किया जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए अनबैलेंस फोर्स। यानी जब किसी बॉडी पर आपने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफिनीशन ऑफ फोर्स दिया था, बल की परिभाषा दी थी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बल का माप देगा, मेजरमेंट देगा। पूछेगा क्वेश्चन कोई कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, तो कहेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स द अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी किसी बॉडी पर कितना बल लगाते हैं, हाउ मच फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यह मेजर करता है न्यूटन का सेकंड लॉ। देखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम। फर्स्ट लॉ क्या क्या था? डिफिनीशन ऑफ फोर्स दिया था। कैसे दिया था याद होगा आपको। फोर्स भी चेंज करता है पोजीशन को, स्पीड को घटाता है, बढ़ाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलता है। और आपने देखा था कि फोर्स के साथ न्यूटन का पहला नियम भी यही बताया था कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। आज उसी का दूसरा लॉ हम स्टार्ट किए, जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बल को मेजर करेगा, बल को मापेगा। होता क्या है दरअसल, जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, अनबैलेंस फोर्स फिर मैं याद करा दूं, जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। यानी रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो नहीं होगा तो ऐसे बल को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि अनबैलेंस फोर्स जब लगाएंगे तभी बॉडी के पोजीशन में चेंज आएगा, तब यानी एक्सेलरेट होगा, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज आएंगे। अनबैलेंस फोर्स लगाने के कारण बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आता है, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो नेचुरली है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब है क्या कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिएगा, ये जो ए देख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। ये जो एक्सेलरेशन है, ये अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वही एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द बॉडी का। यानी लार्जर द मास, हैवियर द मास, स्मॉलर द एक्सेलरेशन, स्मॉलर द मास, लार्जर द एक्सेलरेशन। एक वह आदमी जो 100 kg का है, एक वह आदमी जो 20 kg का है, दोनों को दौड़ने के लिए एक जगह से एक डेस्टिनेशन तक दिया जाए। देखिएगा, 100 kg वाला आधा दूरी भी नहीं जगह रहेगा कि 20 kg वाला लौटते रहेगा दौड़ के। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिसका जितना मास होगा एक्सेलरेशन उसका कम होगा, जिसका मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उसका उतना ज़्यादा होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि जब अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करेगा, तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट करने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वह एक्सेलरेशन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस बॉडी के मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि इस 1 और 2 को मिला दिया जाए, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को हम कंबाइंड कर दें, तो ए प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम हो जाए। अब तो सदा आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि जब प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में बदलते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो के इंटू एफ बाई एम, जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है, अचर राशि है। अब ध्यान देने की बात यहाँ है कि यदि ऐसा मास लिए कि ये 1 यूनिट हो गया, यानी 1 यूनिट ऑफ मास का मतलब ग्राम में है तो ग्राम, केजी में है तो केजी, इसलिए 1 यूनिट ऑफ मास का ये एफ जो देख रहे हैं आप, 1 यूनिट ऑफ फोर्स का ये। देखिए गौर से, तो मास भी यदि आपका 1, फोर्स भी 1, और एक्सीलरेशन इसके कारण 1 यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन,
तो सब यदि वन, यह वन, यह वन, यह वन, ए बी वन, एफ बी वन और एम बी वन, यदि सब वन ही हो जाए तो हमको तो पता है कि जब सब, तो के काहे रहेगा, के भी वन हो जाएगा। देखिए ये वन, ये वन, ये वन, तो के भी क्या हो जाएगा, वन। तो वैसी स्थिति में मैथमेटिकली, गणितीय रूप से यदि एक्सप्रेस करना हो तो मैथमेटिकली एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। देखिए गौर से, ये वन कर दिए तो एफ इजकल टू एम ए, और एफ इजकल टू एम ए जो होगा वह क्या होगा, तो एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, यानी एक फार्मूला डिराइव हो गया, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आसानी से निकाल लिया। इसी को क्लास में, परीक्षा में पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एफ इजकल टू एम ए, यानी एफ इजकल टू एम ए। हमने कहा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो हाउ कैन यू मेजर द measurement of force? तो F is equal to ma. When here you have to given the mass of the body and acceleration produced in the body, you will multiply both of them and get the result of force acting on body. तो इस तरह हम लोग निकाल लिए F बराबर ma। क्लियर है? हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा राइट डाउन करते हैं, तब फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देख रहे थे। तो देखिए मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेगा गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स, बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। एकदम अंडरलाइन किया हुआ कि ये क्या देता है, तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है। क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ? देखिए हमने क्लियर कर दिया कि व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड द फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका अर्थ क्लियर हो गया। जब असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो उसके जितना भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस अनबैलेंस फोर्स का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वह फोर्स किधर एक्ट करेगा, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि वह फोर्स एक्ट करेगा इन ए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिधर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा उधर ही फोर्स भी एक्ट करेगा। ये ऑब्जेक्टिव की परीक्षाओं में काम आता है। रेलवे, एसएससी, पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, जितने भी इधर जनरल स्टडी और जनरल साइंस पर आधारित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उस सारे परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स किधर काम करता है, तो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए मैथमेटिकली हमने लिखा एक्सेलरेशन को ए, फोर्स को एफ, मास को एम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक और दो को कंबाइन कर दिया, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। देखिए के इंटू एफ बाई एम, के क्या है, तो कांस्टेंट है। अब इसको हमने क्लियर कर दिया कि m बराबर 1 यूनिट ऑफ मास। क्योंकि यूनिट लिखने का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे जगहों पर सिर्फ 1 1 लिखा रहता है, a बराबर 1, m बराबर 1, f बराबर 1, लेकिन वह लिखने का तरीका रॉन्ग है, रॉन्ग। यहाँ मास का 1 यूनिट, 1 लिखने का मतलब क्या, कुछ नहीं हो सकता है, 1 kg हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है। यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ फोर्स है, न्यूटन हो सकता है, डाइन हो सकता है। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने अपने यूनिट में यदि होंगे तो के का मान भी 1 होगा। और वैसी स्थिति में मैथमेटिकली हम एफ बराबर एम ए लिखेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन फार्मूला है आपका। हम आपको मोमेंटम के टर्म में भी समझाएंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लें। अब इसका डिफिनीशन ऑफ 1n का मतलब न्यूटन। याद रखिएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, इसलिए न्यूटन। अब देखिए यही से परिभाषा बनती है। 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट का फोर्स रिक्वायर होगा, आवश्यक होगा, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उसी फोर्स को 1 न्यूटन कहेंगे। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन। इस तरह हमने आज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की शुरुआत की। हम आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी अपना रखें ख्याल। निरंतर अपना प्यारा सा चैनल जो रियल फिजिक्स के नाम से आपके सामने है, आप उस पर बने रहें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नई नई बातों के साथ आपको दी जाएगी, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू ऑल।